प्यारे बच्चों, क्लास 12 विषय इकोनॉमिक्स, आर्ट्स साइंस कॉमर्स सभी के लिए एक ही क्वेश्चन है। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो आपका मंथली टेस्ट होने वाला है उसके लिए बता रहा हूँ। आर्ट्स के विभिन्न विषयों की यदि आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी चाहिए या पढ़ना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं जब भी वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो क्लास 12 इकोनॉमिक्स का पहला क्वेश्चन है, बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद बराबर है। तो ये सकल घरेलू उत्पाद जो है वो किसके बराबर होगा? तो वो बराबर होगा कारक लागत पर जीडीपी प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी, इसके बराबर होगा। कारक लागत मतलब होता है जो हमारे उत्पादन के 5 साधन हैं, तो उसको प्रयोग करने के लिए जो हमको खर्च बैठता है वो कारक लागत कहलाता है। जीडीपी हो गया सकल घरेलू उत्पाद। अप्रत्यक्ष कर मतलब होता है जिस पर सरकार टैक्स लगाया है वो टैक्स का भुगतान ना करके दूसरे पर टाल दिया है, वो अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। और सब्सिडी जो कहलाता है वो सरकारी सहायता जो होती है वो सब्सिडी होती है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों की पहचान करें। तो पहला कथन है, राष्ट्रीय आय उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। दूसरा है, शुद्ध मूल्य प्राप्त करने के लिए सकल मूल्य से मूल ह्रास घटाया जाता है। तो यहाँ जो आपका है करेक्ट आंसर, ये दोनों कथन आपका सही है, इसीलिए यहाँ पर आपका है सही कथनों को पहचानना और दोनों कथन सही है, इसलिए आपका आंसर सी हो जाएगा दोनों। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा योजना आयोग का लक्ष्य नहीं है? योजना आयोग जो है वो आपका 1950 में इसकी स्थापना की गई थी और ये 1951 से काम करना शुरू किया। भारत में जो पंचवर्षीय योजना चलता था जो योजना आयोग के द्वारा ही चलता था, अभी इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। तो इसका जो लक्ष्य क्या नहीं है, तो इसका जो लक्ष्य है वो आपका है संसाधन संरक्षण, इसका लक्ष्य नहीं है। चौथा है, नीचे दिए गए कथन को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। तो अभी कथन है, ए, भूमि सुधार से तात्पर्य भूमि के स्वामित्व में परिवर्तन से है। कारण दिया हुआ है आर, कृषि क्षेत्र में समानता के लिए 1950 में भूमि सुधारों की आवश्यकता पड़ी। तो यहाँ पर है ए, अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं, कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। बी कहता है अभिकथन और कारक दोनों सत्य है, कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। सी है अभिकथन सत्य है लेकिन कारण सत्य नहीं है। और डी कहता है कारण सत्य है लेकिन अभिकथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पर जो बोल रहा है वो है भूमि सुधार से तात्पर्य भूमि के स्वामित्व में परिवर्तन से। ये सही बात है कि भूमि सुधार जो है 1950 में किया गया था और उसमें भूमि का जो स्वामित्व होता है उसमें परिवर्तन किया गया था। तो यहाँ पर अभिकथन जो अभिकथन ए है और कारण आर जो है वो दोनों सत्य है, इसलिए कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए। पांचवा है, आर्थिक सुधारों के संदर्भ में उदारीकरण का मुख्य पहलू निम्नलिखित में कौन सा है? तो यहाँ पर मुख्य पहलू जो है वो है आर्थिक सुधारों के लिए, तो आपका ए हो जाएगा, आर्थिक गतिविधि पर सरकारी विनिमय और प्रतिबंधों में कमी। छठा है, खाली स्थान एक व्यापार बाधा है जो आयातित वस्तुओं को महंगा बनाती है और इस प्रकार व्यापार को प्रतिबंधित करती है। तो ये क्या है? ये है आपका टैरिफ, सीमा उत्पाद शुल्क, टैरिफ। सातवां नंबर क्वेश्चन है, नियोजित और अनियोजित इन्वेंट्री संचयन से में क्या अंतर है? इसका होता है माल सूची। नियोजित माल सूची और अनियोजित माल सूची में क्या अंतर है? तो यहाँ पर है, नियोजित इन्वेंट्री संचय तब होता है जब कोई फर्म जानबूझकर बेचे जाने वाले माल से ज़्यादा उत्पादन करती है जिससे विभिन्न राजनीतिक कारणों से अपनी इन्वेंट्री बढ़ाने की उम्मीद होती है। उदाहरण के लिए कोई कंपनी भविष्य में ज़्यादा मांग का अनुमान लगा सकती है या आने वाले सीजन के लिए तैयार कर सकती है। नियोजित हो गया प्लान बनाकर इन्वेस्ट्री करना या संचय करना, माल को ज़्यादा बनाकर पहले से रख लेना।
दूसरा है अनियोजित इन्वेंट्री संचय तब होता है जब कोई फर्म अप्रत्याशित रूप से बेचे जाने वाले माल से ज़्यादा उत्पादन करती है जिससे इन्वेंट्री में वृद्धि होती है। यह आमतौर पर तब होता है जब बिक्री पूर्वानुमान से कम होती है जिसके परिणाम स्वरूप अधिशेष माल होता है। तो नियोजित इन्वेंट्री मतलब होता है कि हम आने वाले समय के लिए पहले से माल को तैयार करके रख रहे हैं, जबकि अनियोजित इन्वेंट्री होता है कि माल हम बना के रखे बिक ही नहीं रहा है या थोड़ा मोड़ा बिका बाकी सब माल बचा रह गया, तो ये हो गया अनियोजित। आठवां क्वेश्चन है 1950 से 1990 के अवधि के दौरान भारतीय औद्योगिक क्षेत्र की किन्हीं दो विशेषताओं पर चर्चा करें। तो 1950 से 1990 की अवधि के दौरान भारतीय औद्योगिक क्षेत्र की दो मुख्य विशेषताएं हैं। पहला है सार्वजनिक क्षेत्र का वर्चस्व, मतलब उद्योग धंधा पर जो है सार्वजनिक क्षेत्र का वर्चस्व रहा। सार्वजनिक क्षेत्र का विकास पर ज़्यादा सरकार ने ध्यान दिया है। और दूसरा है लाइसेंस राज्य। नौवां क्वेश्चन, निजीकरण का अर्थ बताइए। तो इसका अर्थ है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का स्वामित्व, प्रबंधन और नियंत्रण निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करना। 10वां है कौन सा संगठन द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार समझौतों को सुगम बनाता है। तो द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार को सुगम बनाता है विश्व व्यापार संगठन WTO। तो WTO जो है वो द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार समझौतों को सुगम बनाता है। इंटरनेशनल ट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार WTO एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानूनी ढांचा प्रदान करता है जो 164 अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार के प्रवाह को प्रभावित करता है। 11 का ए है सकल घरेलू उत्पाद GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डिफ्लेटर को परिभाषित करें। तो GDP डिफ्लेटर एक सूचक है जो समय के साथ सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में औसत परिवर्तन को दर्शाता है। बी क्वेश्चन है व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय ध्यान में रखी जाने वाली किन्हीं दो सावधानियों को बताएं और उन पर चर्चा करें। तो व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय दो मुख्य सावधानियां हैं, दोहरी गणना से बचना और मध्यवर्ती वस्तुओं पर व्यय को शामिल नहीं करना। दोहरी गणना मतलब होता है कि एक ही आय को दो बार गिन लेना। जैसे एक अगर डॉक्टर है और वो अपने घर में एक माली रखा है, तो दोनों देश का नागरिक है और दोनों को आय को हम लोग अगर जोड़ेंगे तो डॉक्टर अगर कमाता है 10,000 और 10,000 में से ही 1,000 माली को देता है, जो पौधा पे पानी उनी देते हैं माली उनको देता है। तो अगर हम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाएं तो डॉक्टर का आय को जानेंगे 10,000 और माली का आय को लिखेंगे 1,000, तो मेरा टोटल हो जाएगा 11,000। लेकिन इनकम कितना था 10,000 था और 10,000 से निकलकर माली को गया था, तो यही हो गया दोहरी गणना। तो इससे बचना है। साथ ही मध्यवर्ती वस्तुओं पर व्यय को शामिल नहीं करना। मध्यवर्ती वस्तु मतलब होता है जैसे गेहूं के बाद आटा, आटा के बाद रोटी। तो रोटी जो हो गया वो अंतिम वस्तु हो गया, जबकि गेहूं और आटा जो है वो मध्यवर्ती वस्तु हो गया। तो आटा जो आपका जो रोटी बनेगा उसमें मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य शामिल होता है, इसीलिए यहाँ कह रहा है कि मध्यवर्ती वस्तुओं पर व्यय को शामिल नहीं करता है। 12 नंबर क्वेश्चन है योजना अवधि के दौरान औद्योगिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र को अग्रणी भूमिका क्यों दी गई है। तो सार्वजनिक क्षेत्र निम्नलिखित प्रकार से उद्योगों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यहाँ पर पहला हो जाएगा, यहाँ दूर लिखा गया, पहला एक मजबूत औद्योगिक आधार बनाने के लिए, दूसरा है बुनियादी ढांचे के विकास के लिए, तीसरा पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए, चौथा बचत जुटाने और विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए, पांचवा है आर्थिक शक्ति की एकाग्रता को रोकने के लिए, और आपका छठा है आय और धन वितरण की समानता को बढ़ावा देने के लिए। फिर आपका सातवां है रोजगार प्रदान करने के लिए, और लास्ट पॉइंट है आपका आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा देने के लिए। तो बच्चों ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो मंथली टेस्ट इकोनॉमिक्स विषय के लिए महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं वीडियो उपयोगी साबित होगा आपके लिए। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।